Assalamualaikum and what's up guys, hope you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so it might help them as well. So guys, our today's topic is Bell's palsy. ठीक है, आज का जो हमारा केस डिस्कशन है दैट इज़ ऑन द टॉपिक ऑफ बेल्स पाल्सी. बेल्स पाल्सी क्या होती है? बेसिकली हमारे पास बेल्स पाल्सी एक आइसोलेटेड स्पॉन्टेनियस पैरिफेरल इम्पेयरमेंट है ऑफ सेवंथ क्रेनियल नर्व, यानी आपकी जो फेशियल नर्व है उसकी पैरिफेरल इम्पेयरमेंट. ठीक है, पैरिफेरल लेजन होने की वजह से सेवन्थ नर्व जब इम्पेयर हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं, लेकिन दीज सिम्टम्स आर नॉट न्यूरोलॉजिकल या सिस्टमिक सिम्टम्स. ये आपके सिर्फ मोस्टली फेस पे अपेयर होती हैं. सो इसको हम कहते हैं दीज आर बेल्स पाल्सीज सिम्टम्स. ठीक है, अब हमारे पास क्रेनियल नर्व 7 जो है वो इन्वॉल्व किस किस चीज़ को कर रही होती है? ये हमारे पास सप्लाई कर रही होती है आपके टंग के एंटीरियर 2/3 को. ठीक है, तो जाहिर है जब क्रेनियल नर्व की इम्पेयरमेंट होगी तो इसकी वजह से एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग पे टेस्ट की सेंसेशन कम हो जाएगी. ठीक है, इसके अलावा आप जो पेशेंट होगा बेल्स पाल्सी का उसको ऊंची आवाज़ें सुनाई देंगी. ठीक है, मतलब हाइपर एक्यूसिस होगा. सो डिक्रीज टेस्ट होगा एक तो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग पे. इसके अलावा हाइपर एक्यूसिस होगा यानी लाउडर साउंड सुनाई देंगी. देन फेशियल ड्रूपिंग होगी. ठीक है, एंड देयर वुड बी डिफ़िकल्टी इन क्लोजिंग द आईलिड. ठीक है, जो साइड अफेक्ट होगी, जिस साइड पे लेजन होगा वहीं की जो आई है वो अफेक्ट होगी. ठीक है, अब ये आप देख लें एनाटमी क्या है बेल्स पाल्सी की. ठीक है, सो बेल्स पाल्सी सिम्टम्स द रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी ऑफ फेशियल नर्व. ठीक है, अब ये नर्व सप्लाई करती है आपके मसल्स को. ठीक है, स्पेशली ऑफ फेस. ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास कहाँ कहाँ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं. आपके टीयर्स जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं, सलाइवेशन अफेक्ट हो सकती है, सलाइवरी ग्लैंड्स के अफेक्ट होने की वजह से. लैक्रिमल ग्लैंड की जब हमारे पास इनर्वेशन अफेक्ट होगी तो टीयर्स जो है वो अफेक्ट होंगे, उनकी प्रोडक्शन सही नहीं होगी. ठीक है, ड्राई आइज़ हो जाएंगी जिसकी वजह से. देन सलाइवरी ग्लैंड जब अफेक्ट होगा क्योंकि फेशियल नर्व की इम्पेयरमेंट है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव सलाइवेशन होगी. देन आपके पास सैगिंग होगी आईब्रो की और लोअर आईलिड की. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है. और आपके पास माउथ की ड्रूपिंग होगी. ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन भी ऑल्टर्ड किस्म का होगा. सो ऑल दीज आर द साइंस दैट यू कैन सी इन अ पेशेंट ऑफ बेल्स पाल्सी. ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए रिस्क फैक्टर्स क्या हैं आपके पास बेल्स पाल्सी के. सो हमारे पास अगर किसी पेशेंट को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, या कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, डायबिटिक है कोई, या अगर किसी को प्रॉपर रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रूटीन है, तो उसकी वजह से भी बेल्स पाल्सी होने के चांसेस ज़्यादा हैं. ठीक है, अब बेल्स पाल्सी में एज यू नो कि हमारे पास नर्व जो फेशियल नर्व है उसकी स्वेलिंग हो जाती है, वो इन्फ्लेम हो जाती है. ठीक है, या इसके अलावा बेल्स पाल्सी तब भी हो सकती है अगर किसी को पहले वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो वायरल इन्फेक्शन के बाद जो है वो बेल्स पाल्सी जो है पेशेंट डेवलप कर सकता है. अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं लॉस ऑफ फोरहेड एंड ब्रो मूवमेंट्स. ठीक है, मतलब रिंकलिंग नहीं आपको नज़र आएगी ऑन द फोरहेड. इसके अलावा आईलिड की जो क्लोजर है वो नहीं हो पाएगी पेशेंट से. पेशेंट कांट क्लोज हिज आईलिड या हर आईलिड. देन देयर वुड बी ड्रूपिंग ऑफ द माउथ. ठीक है, अब ये निमोनिक है टू लर्न अबाउट द साइंस ऑफ बेल्स पाल्सी. अब आप देख सकते हैं बेल्स में बी स्टैंड्स फॉर ब्लिंक रिफ्लेक्स जो है वो एबनॉर्मल होगा, मतलब पेशेंट जो है वो अपनी आँख ही सही तरीके से बंद नहीं कर सकता. सो देयर वुड बी एबनॉर्मल ब्लिंक रिफ्लेक्स. इसके अलावा ईयर एक हो सकती है. ठीक है, हाइपर एक्यूसिस मैंने आपको बताया था, मतलब लाउडर साउंड सुनाई देंगी पेशेंट को. देन लैक्रिमेशन ज़्यादा हो सकती है, मतलब सॉरी हाँ, लैक्रिमेशन ज़्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है, मतलब द आइज कैन बी ड्राई या देयर वुड बी एक्सेसिव लैक्रिमेशन, दोनों केसेस हो सकते हैं. इसके अलावा लॉस ऑफ टेस्ट हो सकता है, सडन ऑनसेट होता है इसका, एंड पाल्सी इसमें होती है ऑफ क्रेनियल नर्व 7 मसल्स. ठीक है, सो ये आपके पास बेल्स पी निमोनिक है. और आपने याद रखना है ये जो सारे सिम्टम्स हैं दीज आर यूनिलैटरल. ठीक है, सो दिस इज़ द निमोनिक फॉर द सिम्टम्स ऑफ बेल्स पाल्सी. इस पिक्चर में आप देख लें इधर भी आपको बेल्स पाल्सी के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, लाइक इनएबिलिटी टू रिंकल द ब्रोज. ठीक है, यहाँ पे अफेक्टेड साइड पे रिंकलिंग नज़र नहीं आ रही, वेरस यहाँ पे रिंकलिंग है. देन इनएबिलिटी टू क्लोज द आईज, देयर इज़ ड्रूपिंग ऑफ आईलिड. ठीक है, देन एसिमेट्रिकल फेशियल मसल टोन है, यहाँ पे एसिमेट्रिकल फेशियल मसल टोन है. ठीक है,
देन यहाँ पे आप देख सकते हैं नेज़ोलेबियल फोल्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, वेयर एज इस साइड पे इट इज़ एब्सेंट, ठीक है। ड्रूपिंग ऑफ माउथ है एंड एसिमेट्रिकल स्माइल है, यहाँ से पेशेंट स्माइल कर रहा है लेकिन यहाँ पे कोई स्माइल जो है वो प्रॉपर नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए, अच्छा एक पिक्चर आपको दिखा देती हूँ इसकी बेल्स पाल्सी की। ये देखिए पेशेंट है नॉर्मल जो ह्यूमन है, उसमें आपको यहाँ पे बेल्स पाल्सी के केस में इनएबिलिटी ऑफ रिंकलिंग ऑफ फोरहेड नज़र आ रही है, वेज नॉर्मल साइड पर रिंकलिंग है, ठीक है। ये वाली जो आई है ये पेशेंट इज़ अनेबल टू क्लोज, इसलिए ये बहुत ज़्यादा वाइडली ओपन है, ठीक है। देन आपके पास इधर आपको नज़र आ रहा है कि नेज़ोलेबियल फोल्ड एब्सेंट है, वेरस यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद ड्रूपिंग ऑफ माउथ है इस साइड पे, ठीक है। स्लाइवा जो है इस साइड से ड्रिबल कर सकता है क्योंकि यहाँ पे ड्रूपिंग ऑफ माउथ है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गई है। अच्छा अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो लेजन होता है ना बेल्स पाल्सी की केस में, दैट इज़ लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन, लेकिन आपके पास जो कॉज है इसकी दैट इज़ एनी पैरिफेरल लेजन, ठीक है, आपको ये पता होनी चाहिए। तो हमारे पास एक होती है सेंट्रल पैथोलॉजी, एक होती है पैरिफेरल पैथोलॉजी। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सेंट्रल पैथोलॉजी में आपके पास लेजन होता है इन द मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। आपका जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वहाँ पे लेजन बनेगा, जिसकी वजह से आपका जो ये ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है फेशियल नर्व, ये इंटैक्ट है, इसकी सप्लाई आ रही है, ठीक है। लेकिन जब इन केस ऑफ सेंट्रल पैथोलॉजी मोटर कॉर्टेक्स में लेजन होगी ना, तो आपके पास इस तरह एप्सिलैटरल पूरी हाफ साइड जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, सिर्फ लोअर हाफ जो है वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है, और वो भी कॉन्ट्रालैटरल साइड का। सही समझ आ गई। इन केस ऑफ सेंट्रल पैथोलॉजी जिस साइड का लेजन है उसकी कॉन्ट्रालैटरल साइड का जो है आपके पास आप देख सकते हैं लोअर हाफ बेसिकली इन्वॉल्व होगा, और उसमें जो फेशियल नर्व है वो इंटैक्ट है। सो फेशियल नर्व की जो सिम्टम्स हैं उसकी इम्पेयरमेंट की वजह से वो नहीं आएंगे पेशेंट को, ठीक है। सो ये होती है सेंट्रल पैथोलॉजी, जबकि जो पेल्स पाल्सी है उसमें होती है लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन, ठीक है। सो लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन जब होगा तो उसमें यहाँ पे पेरिफेरल लेजन है, ये आप देख सकते हैं, ये है आपके पास पेरिफेरल लेजन, ठीक है। और इस पेरिफेरल लेजन की वजह से जो कि लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन है, इसमें आपके पास दोनों आपके पास जब फाइबर्स हैं फेशियल नर्व के भी और कॉर्टेक्स से भी जो फाइबर्स आ रहे होते हैं आपको मोटर न्यूरॉन वाले भी, वो जो है वो अफेक्ट होंगे, ठीक है। सो हमारे पास इप्सिलैटरल साइड फुली आधी जो है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो जब पूरी हाफ साइड इन्वॉल्व होगी तो आप देख सकते हैं पेरिफेरल लेजन जो कि बेल्स पाल्सी में क्रेनियल नर्व 7 की वजह से होती है, उसमें आपके पास फोर हेड की स्पेयरिंग जो है वो नहीं होगी, ठीक है। मतलब फोर हेड जो है वहाँ पे अब रिंकल्स जो पहले पड़ते थे पेशेंट को, जो अफेक्टेड साइड है वहाँ पे अब रिंकल्स जो है वो नहीं पड़ेंगे, ठीक है, इन केस ऑफ पेरिफेरल लेजन। वेयरएज यहाँ पे सेंट्रल लेजन में फोरहेड स्पेयरिंग होगी, मतलब यहाँ पे आपके पास रिंकल्स होंगे ऑन द साइड ऑफ ऑन द अफेक्टेड साइड, ठीक है। और लिड ड्रूपिंग भी सही होगी यहाँ पे इन सेंट्रल लेजन, वेयरएज यहाँ पे आपके पास लिड ड्रूपिंग जो है वो भी नहीं होगी, और फोरहेड पे भी रिंकल्स जो है वो आपको नज़र नहीं आएंगे इन पेरिफेरल लेजन, ठीक है। अब क्या टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं फॉर फेशियल नर्व एग्जामिनेशन, देखने के लिए कि पेशेंट की फेशियल नर्व ठीक है या नहीं, क्योंकि फेशियल नर्व की इम्पेयरमेंट से ही आपके पास बेल्स पाल्सी होगी। तो हमने देखने के फेशियल नर्व पेशेंट की ठीक है या नहीं। अगर फेशियल नर्व ठीक नहीं है उसकी वजह से जो साइंस आ रहे हैं हम कहेंगे कि इसका मतलब है पेशेंट को बेल्स पाल्सी है। लेकिन अगर फेशियल नर्व की जो एग्जामिनेशन है वो पेशेंट की नॉर्मल है, तो इसका मतलब है पेशेंट को बेल्स पाल्सी नहीं है। सबसे पहले तो पेशेंट से हम कहेंगे कि आप छत की तरफ देखें, ठीक है। तो अगर तो वो जब देखता है ऐसे हेड को स्टिल करके, ठीक है, वो ऊपर की तरफ देखेगा तो रिंकल्स पड़ेंगे, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को कोई बेल्स पाल्सी नहीं है। लेकिन अगर रिंकल्स एक साइड पे हैं एक साइड पे नहीं है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को बेल्स पाल्सी है। देन आप रेजिस्टेंस दे के पेशेंट से कहेंगे कि मतलब पेशेंट की आंखें पहले खुली होंगी, ठीक है। आप रेजिस्टेंस दे के पेशेंट से कहेंगे आप इस रेजिस्टेंस के अलॉन्ग आपने इसके अगेंस्ट जो है वो अपनी आंखों को बंद करना है, ठीक है। तो उससे भी आपको पता चलेगा कि अगर पेशेंट की आंखें बंद नहीं हो पा रही तो इसका मतलब है फेशियल नर्व पाल्सी है। देन आप पेशेंट से कहेंगे अपने मुंह में हवा भरें, ठीक है। तो अगर वो हवा नहीं भर पाता, एक साइड से हवा निकल जाती है, तो इसका मतलब पेशेंट को फेशियल पाल्सी है। देन आप पेशेंट से कहेंगे कि अपने दांतों को क्लेंच करे, अगर वो नहीं कर पाता तो फिर इसका मतलब है उसको बेल्स पाल्सी है।
अब आपको मैं बताती हूँ कि बेल्स पाल्सी और रैम्से हंट सिंड्रोम जो है उसमें क्या मतलब डिफरेंस है। बेल्स पाल्सी मतलब उसमें अगर वायरल इन्फेक्शन, सुपर एडेड वायरल इन्फेक्शन हो गया पेशेंट को, ठीक है, तो उसकी वजह से अब पेशेंट में के जो कान है स्पेशली उसमें आपको एयर वेजिकल्स मिलेंगे, ठीक है, एयर एक होगी बहुत ज़्यादा, स्पेशली रैशेज़ आपको मिल सकते हैं। देन टंग पे भी आपको इस तरह से रैशेज़ या वेजिकल्स वगैरह मिल सकते हैं। एकदम पैलेट, ठीक है, पैलेट में भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। सो ये जो लेयंस बनते हैं ना ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन और साथ में बेल्स पाल्सी के फीचर्स होंगे, सो दिस इज़ कॉल्ड एज रैम्से हंट सिंड्रोम। सो ये बेल्स पाल्सी के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, दिस इज़ इडियोपैथिक यूनिलैटरल फेशियल वीकनेस एंड इनकम्प्लीट पैरालिसिस जो है वो 90% से अबव केसेस में रिकवर हो जाती है, जबकि कंप्लीट पैरालिसिस अगर हो गई है तो 70% से ऊपर जो केसेस हैं वो रिकवर कर जाते हैं। अब रैम्से हंट सिंड्रोम के बारे में लिखा हुआ है, दिस इज़ यूनिलैटरल फेशियल वीकनेस जो कि हर्पीज ज़ूस्टर ऑटिकस जो वायरस है आपके पास उसकी वजह से होता है। और आपने याद रखना है कि जो शिंगल्स है इट इज़ कॉज्ड बाय वेरिसोला ज़ूस्टर वायरस, ठीक है। सो हर्पीज ज़ूस्टर ऑटिकस की वजह से हमारे पास रैम्से हंट सिंड्रोम होता है जिसमें यूनिलैटरल फेशियल वीकनेस होती है, ठीक है। अब हमारे पास यूनिलैटरल रैश आपको इस केस में मिलेगा रैम्से हंट सिंड्रोम, और ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगा मैंने आपको अभी दिखाया है। ईयर पे मिलेगा, देन पैलेट पे मिलेगा एंड टंग पे मिल सकता है, ठीक है। और इसी तरह टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अब यूनिलैटरल ईयर पेन भी होगी, हेयरिंग लॉस भी हो सकती है, पेशेंट को वर्टिगो हो सकता है, और इसकी बेल्स पाल्सी से ज़्यादा वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है, ठीक है। ये आपको मैंने दिखा दिए लेगिन्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, पैलेट पे हो सकते हैं, टंग पे हो सकते हैं और ईयर में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आप देख लें रैम्से हंट सिंड्रोम में वेजिकुलर रैश जो है एक्सटर्नल ईयर पे भी आपको नज़र आ रहा है। इसमें लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी होती है ऑफ फेशियल नर्व एंड लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन भी होती है ओवर एंड ईयर 2/3 ऑफ द टंग। ये डिफरेंसेस लिखे हुए हैं रैम्से हंट सिंड्रोम के विद बेल्स पाल्सी, ठीक है। अब रैम्से हंट सिंड्रोम में उन्होंने लिखा हुआ है ये वो कंडीशन है जहाँ पे शिंगल्स जो है इट इज़ कॉज बाय वेरिसोला, हाँ रैम्से हंट सिंड्रोम में मैंने आपको बताया इट इज़ कॉज बाय हर्पीज ज़ूस्टर ऑटिकस, जबकि शिंगल्स इज़ कॉज बाय वेरिसोला ज़ूस्टर वायरस, ठीक है, जो कि आपके पास चिकन पॉक्स भी कॉज करवाता है, ठीक है। सो हमारे पास रैम्से हंट सिंड्रोम में जो हर्पीज ज़ूस्टर ऑटिकस है ये अफेक्ट करती है फेशियल नर्व को, जिसकी वजह से यूनिलैटरल फेशियल पैरालिसिस होती है, ठीक है। इसकी वजह से जो कॉमन सिम्टम्स आते हैं वो वेजिकल्स होंगे या रैशेज़ होंगे नियर द ईयर या अफेक्टेड साइड, इसके अलावा बर्निंग पेन होगी नियर द रैश, ठीक है। और ये इस तरह की बर्निंग पेन होती है जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और हमारे पास पेशेंट को हेयरिंग लॉस या डिजीनेस हो सकता है इफ़ द वायरस अफेक्ट्स द 8th क्रेनियल नर्व, बट ये ऑलवेज़ नहीं होता, ठीक है। सो अगर तो इफ़ क्रेनियल नर्व भी अफेक्ट हो गया तो आपके पास हेयरिंग लॉस या डिजीनेस की कंप्लेंट होगी। आप ट्रीट आप किस तरह से करेंगे रैम्से हंट सिंड्रोम को? टिपिकल ट्रीटमेंट रेजिमेंट होता है जिसमें आपके पास प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड्स मेनली आप यूज़ करते हैं, देन एंटीवायरल थेरेपी देते हैं विदिन 72 आवर्स, आई प्रोटेक्शन करवाएंगे बाय आर्टिफिशियल टीयर्स, लुब्रिकेंट आई ऑइंटमेंट एंड आई मॉइस्चर चैम्बर। उसके अलावा पेन को रिलीव करने के लिए पेन किलर्स देंगे, टॉपिकल लोशन या क्रीम देंगे, एंटी नोजिया मेडिकेशन देंगे। बेल्स पाल्सी केस में क्या होता है, सडन ऑनसेट होता है फेशियल पैरालिसिस का, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अ स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर और ट्रॉमा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं बेल्स पाल्सी में वो ये होता है कि पेशेंट इज़ अनेबल टू ब्लिंक या क्लोज द आई ऑन द अफेक्टेड साइड, ऑल्सो द पेशेंट इज़ अनेबल टू स्माइल ऑन द अफेक्टेड साइड एंड इज़ ऑल्सो अनेबल टू ईट ऑन द अफेक्टेड साइड। सो अफेक्टेड साइड में ना पेशेंट अपनी आँख को ब्लिंक या क्लोज कर सकता है, ना हंस सकता है, ना ही वो खा सकता है उस साइड से, ठीक है। अब इसको ट्रीट किस तरह से करेंगे, हाई डोज ऑरल स्टेरॉइड्स देंगे, हम एंटीवायरल मेडिकेशंस देंगे विदिन 3 days एंड आई को प्रोटेक्ट करवाएंगे विद आर्टिफिशियल टीयर्स, लुब्रिकेटिंग आई ऑइंटमेंट एंड आई मॉइस्चर चैम्बर, ठीक है। अब ट्रीटमेंट जो है मेनली मैंने आपको बताया मेन से ट्रीटमेंट जो है फेशियल पाल्सी में वो स्टेरॉइड्स ही होते हैं, प्रेडनिसोलोन बेसिकली होते हैं जो आपने स्टार्ट करने होते हैं विदिन 72 आवर्स फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, ठीक है। मैक्सिमम रिजल्ट हासिल करने की कोशिश करें, 72 आवर्स के अंदर अंदर आप स्टेरॉइड स्टार्ट करवा दें। देन आपने एंटीवायरल थेरेपी आपने उनको देनी है जिनको हाई रिस्क है, मतलब अगर किसी की हर्पीज इन्वॉल्वमेंट है या रिस्क ऑफ इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है उनको आप साथ में एंटीवायरल्स भी स्टार्ट करवा लेते हैं। प्रोग्नोसिस ये है कि ज़्यादातर पेशेंट्स जो बेल्स पाल्सी के होते हैं दे विल सी द इम्प्रूवमेंट विद इन फ्यू वीक्स, ठीक है, एंड फुल रिकवरी इज सीन इन 70 to 85% ऑफ द केसेज विद इन 1 year, ठीक है। अब हमारे पास मैंने आपको बताना था कि हमारे पास मिड ब्रेन में आपके पास 1 2 3 4 नर्व्स होती हैं,
और पॉन्स में आपके पास आगे 5, 6, 7, 8 नर्व होती है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में आगे 9, 10, 11, 12। सो 4 के टेबल पे आप 12 को डिवाइड करें इंटू 3 पोर्शंस, ठीक है। सो हमारे पास हर पोर्शन लाइक मिड ब्रेन था पहले, उसमें क्रेनियल नर्व 1, 2, 3, 4, पहली 4 नर्व्स मिड ब्रेन में आती हैं। पॉन्स में आपके पास नेक्स्ट 4 नर्व्स 5, 6, 7, 8 आती हैं। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा में आखिरी 4 नर्व्स 9, 10, 11, 12 आती हैं, ठीक है। सो हमारे पास मैंने आपको बताया कि मिड ब्रेन में ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व आएगी। पॉन्स में आपके पास ट्राइजेमिनल, एब्यूसेंट, फेशियल एंड वेस्टिबुलर कॉक्यूलर नर्व, एंड मेडुला में ग्लॉसोफरेंजियल, वेगस, स्पाइनल सिस्टरी एंड स्पेशल सिस्टरी एंड हाइपोथैलेमस क्रेनियल नर्व, ठीक है। ये सारी आती हैं। अब क्योंकि पॉन्स में इन्वॉल्वमेंट है फेशियल नर्व की, ठीक है। सो फेशियल नर्व का अगर कोई मसला होता है तो बेसिकली इसका मतलब है कि कोई पॉन्स से रिलेटेड पैथोलॉजी, पॉन्स का कोई मसला है तो उसकी वजह से मेनली फेशियल नर्व इफेक्ट होती है। अब फेशियल नर्व बेसिकली लोअर मोटर न्यूरॉन लेयन्स में अफेक्ट होगी। अपर मोटर न्यूरॉन लेयन की मोस्टली स्ट्रोक के जो पेशेंट्स है उसमें आपको नज़र आ सकती है, जिसमें ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वीकनेस ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी और फ्राउनिंग जो है वो पेशेंट उसमें कर सकता है, लेकिन उसके अंदर एक साइड जो है बॉडी की वो वीक हो जाती है एंड ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है मोस्टली स्ट्रोक वाले पेशेंट्स में। सो दिस इज़ अ साइन ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लेयन, जिसमें आपको पेशेंट के मुंह पे फ्राउनिंग नज़र आएगी, दैट इज़ इंटैक्ट। लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन के लेयन के केस में यानी बेल्स पाल्सी के केस में पेशेंट कॉन्शियस तो होगा, ठीक है, लेकिन उसकी फेशियल अपीयरेंस चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि फेशियल नर्व इफेक्ट हो रही है जो फेस को सप्लाई कर रही है, तो पेशेंट कांट फ्राउन, ठीक है। सो नो फ्राउनिंग इज सीन इन बेल्स पाल्सी। और लेयन जिस साइड पे होगा उसी साइड की पेशेंट जो है वो आंखें नहीं बंद कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब बेल्स पाल्सी का जो पेशेंट है जब वो आपके पास आता है वो क्या कंप्लेन करेगा, वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरा मुंह टेढ़ा हो गया है, लकवा हो गया है, ठीक है। बेसिकली पैरालिसिस होता है फेशियल नर्व का, जिसकी वजह से आईब्रो ड्रूप करती है, आईलिड्स जो हैं वो ड्रूप करते हैं और माउथ डेविएट कर जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ बेल्स पाल्सीज सिम्टम्स, जिसमें बेसिकली ड्रूपिंग ऑफ आईब्रो या ड्रूपिंग ऑफ आईलिड होती है एंड माउथ डेविएशन होती है, ठीक है। लकवा होता है, मुँह टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। सो किस तरह से आप इसकी डीडीज़ क्या बनाएंगे? ड्रूपिंग ऑफ आईब्रो आप मुझे बताएं, आईलिड वगैरह किस में होती है? माइस्थीनिया ग्रेविस में हो सकती है, हॉर्नर सिंड्रोम में हो सकती है। देन डिफरेंट डीडीज़ आप इस तरह से बना सकते हैं, 7 नर्व पाल्सी, 3rd नर्व पाल्सी, ठीक है। अब अगर सेंट्रल लेयन होगी, मैंने आपको बताया था कि उसमें फोरहेड स्पेयर्ड होगा, उसमें फोरहेड पे फ्राउनिंग आपको पेशेंट में मिलेगी, ठीक है। लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन लेयन के केस में फोरहेड पे फ्राउनिंग आपको पेशेंट में नहीं मिलेगी, ठीक है। और लोअर मोटर न्यूरॉन लेयन का जो केस है दैट मे बी एसोसिएटेड विद वेसिकल्स इन द ईयर कैनाल या ऑरिकल्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में वेसिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इवन एक्सटर्नल ईयर पे भी, पैलेट पे और टंग पे मिल सकते हैं। सो दिस इज़ ड्यू टू रैम्से हंट सिंड्रोम, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, उसमें भी बेल्स पाल्सी वाले फीचर्स होते हैं, लेकिन साथ में ये वेसिकल्स आपको एडिशनल मिल सकते हैं ईयर मेनली, और बाकी जगह लाइक टंग एंड पैलेट पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देन रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं बेल्स पाल्सी के, मैंने आपको बताया था। एनी प्रेगनेंसी या मेलिग्नेंसी या डायबिटीज़ का अगर कोई पेशेंट है या किसी को ट्रॉमा हुआ है या कोई इडियोपैथिक कॉज, मोस्टली इडियोपैथिक कॉज होती है बेल्स पाल्सी की। सो दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर्स। अब हमारे पास क्या, हम किस तरह से पेशेंट को एग्जामिन करेंगे? सो उसके लिए हम करवाते हैं फेशियल नर्व एग्जामिनेशन, वो भी मैंने आपको दिखा दिया था, जिसमें आप पेशेंट से कहेंगे कि ऊपर छत की तरफ देखें, उसके हेड को स्टिल करके आप उसे कहेंगे कि छत की तरफ देखें। अगर तो रिंकलिंग नहीं होती तो इसका मतलब है फेशियल नर्व पाल्सी हुई है, ठीक है। देन अगर पेशेंट जो है अपनी आंखों को प्रॉपर्ली बंद नहीं कर सकता अगेंस्ट रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब है कि उसको फेशियल नर्व पाल्सी है। उसके अलावा अगर मुँह में हवा नहीं भर सकता, स्टिल इट इज़ अ साइन ऑफ फेशियल नर्व पाल्सी, ठीक है। अपने टीथ को क्लेंच नहीं कर सकता, और अगर उसकी आईज़ ड्राई हैं या माउथ ड्राई है, एक्सेसिव स्लेवेशन है और एब्सेंस है नेज़ोलेबियल फोल्ड का, सो ऑल दीज आर साइंस ऑफ फेशियल नर्व पाल्सी। जो आप उसकी एग्जामिनेशन जब करवाते हैं फेशियल नर्व की, तो उस पर आपको पता चलेगा। ट्रीटमेंट क्या है कि ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपने पेशेंट को काउंसल करना होता है कि इसको सेटल डाउन होने में, ट्रीट होने में टाइम लगेगा, ठीक है। साथ में आप पेशेंट को फिजियोथेरेपी का काउंसल करेंगे कि आपने जो बबल होती है या च्युइंगम होती है वो दिन में 4 बार चुबानी है एटलीस्ट, ठीक है, ताकि आपके फेशियल मसल्स की एक्सरसाइज हो। देन आपने इस ट्रीटमेंट में मेन जो स्टार्ट करवाना होता है दैट इज़ प्रेनिस्टोलोन। आपकी जो स्टेरॉइड्स हैं दे आर द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है।
15 दिन के लिए आपने स्टेरॉइड्स पेशेंट को देने होते हैं। और स्टेरॉइड्स अगर हम लेस दैन 10 डेज़ के लिए पेशेंट को दे रहे हैं तो फिर टेपर ऑफ नहीं करवाने होते, लेकिन इफ़ यू आर गिविंग फॉर मोर देन 10 डेज़ तो फिर आपने स्टेरॉइड्स टेपर ऑफ करवाने होते हैं। अब इस केस में क्योंकि हम 15 डेज़ के लिए दे रहे हैं, सो वी वुड टेपर ऑफ इट, ठीक है। अब 15 डेज़ के लिए हम किस तरह से देते हैं, 2 रिजीम्स हैं, मतलब हम मोस्टली ये वही फॉलो करते हैं कि आप पेशेंट को कहेंगे कि पहले 3 दिन आपने 4 गोलियाँ सुबह, 4 गोलियाँ शाम को पेनिसिलिन की, यानी ब्रांड नेम इसका डेल्टा कॉटल या रेपिकॉट 5 mg के नाम से आती है, ये आपने लेनी है पहले 3 दिन 4-4 गोलियाँ सुबह दोपहर, ठीक है। फिर अगले 3 दिन आपने 3-3 गोलियाँ लेनी है सुबह दोपहर। फिर उससे अगले 3 दिन आपने सुबह 3 लेनी है, दोपहर में 2 गोलियाँ लेनी है। उससे अगले दिन फिर आपने सुबह में 2 गोलियाँ लेनी है, दोपहर में 1 गोली लेनी है। और फिर लास्ट 3 डेज़ और 15 डेज़ में आपने सुबह में सिर्फ 1 गोली लेनी है 3 दिन के लिए। और इस तरह से आपका 15 डेज़ का ट्रीटमेंट जो है आपने रेपिकॉट का या डेल्टा कॉटल का जिसमें प्रेडनिसोलोन होती है वो पेशेंट को बता देनी है, ठीक है। या इसके अलावा ये रिजीम है, रिजीम 1, जिसमें आपने पहले 3 दिन सुबह दोपहर शाम 3 गोलियाँ देनी है। उससे अगले 3 दिन सुबह दोपहर शाम 2-2 गोलियाँ देनी है। फिर उससे अगले दिन 3 दिन आपने सुबह शाम 2-2 गोलियाँ देनी है। फिर उससे अगले 3 दिन आपने सुबह शाम 1-1 गोली देनी है। और फिर उससे अगले 3 दिन सिर्फ 1 गोली आपने पेशेंट को सुबह में देनी है, ठीक है। सो इस तरह से आपने पेशेंट की ये डोज टेपर ऑफ करनी होती है। अच्छा, साथ में आपने क्या देना है, क्योंकि पेशेंट की नर्व इन्वॉल्व है तो नर्व टॉनिक देना है आपने। उसके लिए आप मिथाकबॉल दे देंगे, जिसमें विटामिन B12 होता है। ये टैबलेट न्यूरोमेट या मिथाकबॉल के नाम से आता है, ठीक है। 500 mg BD में दे दें फॉर 14 डेज़। देन क्योंकि स्टेरॉइड्स दे रहे हैं तो स्टेरॉइड इंड्यूस टॉक्सिसिटी हो सकती है, उसको अवॉइड करने के लिए हम कैप्सूल राइजिक दे देंगे 40 mg OD में, ठीक है। और फिर जैसे मैंने आपको बताया, अगर पेशेंट को रैमसे हंट सिंड्रोम है जिसमें हमारे पास सर्विकल ज़ूस्टोर्टिकस की वजह से जो है वो ईयर वेसिकल्स भी बने हुए हैं, ठीक है, ईयर की इन्वॉल्वमेंट भी है, तो उस केस में फिर आप एंटीवायरल स्टार्ट करवाएंगे, साइक्लिस्ट देंगे। इसकी 400 to 800 mg पर डे डोज होती है। इसको डिवाइडेड डोज देंगे इन 5 डोजेस, ठीक है। ये 800 mg पर डे देंगे इन 5 डोजेस, ठीक है। डिवाइडेड डोजेस में आपने देना है फॉर 7 डेज़। आप इस तरह से देंगे, सुबह 8 बजे देना है पेशेंट को आपने, फिर 12 बजे देना है, फिर 4 बजे देना है, फिर शाम 8 बजे, फिर 12 बजे शाम को, ठीक है। सो इस तरह से आपने 5 डोजेज़ में डिवाइड करना है और 7 डेज़ के लिए देना है, ठीक है। अब साथ में रैमसे हंट सिंड्रोम के केस में आप पेशेंट को क्योंकि ईयरिक भी होती है तो उसके लिए न्यूरोपैथिक पेन को कम करने के लिए आप टैबलेट गैबिका दे देंगे 50 mg, रात में उसने एक गोली खानी है, ठीक है। और साथ आप पोलीफैक्स लगाने के लिए दे सकते हैं ऑन दैट एरिया ऑफ वेसिकल्स, ठीक है। देन आपने क्योंकि पेशेंट की आइज़ ड्राई होती हैं इन केस ऑफ बेल्स पाल्सी या इन केस ऑफ रैमसे हंट सिंड्रोम, तो आप साथ टीयर प्लस आई ड्रॉप्स या आर्टिफिशियल टीयर्स वाले आई ड्रॉप्स होते हैं जो 2-2 कतरे आपने 4 टाइम्स अ डे पेशेंट से कहना है कि वो डाले आँख में, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट से आपने कहना है कि यूज़ सन ग्लासेस टू रिड्यूस सनलाइट एक्सपोजर, ठीक है। और आई पैच वो रात में इस्तेमाल करें ताकि उसको एक्सपोजर केराटाइटिस होने के चांसेस कम हो जाएं, ठीक है। अगर पेशेंट को लेरेंजाइटिस है तो फिर आप साथ ऑगमेंटिन भी ऐड कर देंगे 625 mg फॉर 5 डेज़ BD में, ठीक है। सो इस तरह से आपने पेशेंट जो है वेल्स पाल्सी का उसको ट्रीट करना होता है। अभी हम प्रिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसमें पेशेंट है नजमा, 40 ईयर्स ओल्ड हैं, फ़ीमेल हैं एंड वाइडली ये पेशेंट स्टेबल है, ठीक है। कंप्लेन क्या है इनकी कि इनको ग्रुपिंग ऑफ आईलिड है एंड डेविएशन है ऑफ द एंगल ऑफ माउथ। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के उसमें हमें क्या पता चला कि एंगल ऑफ माउथ जो है वो डिक्रीज है वहाँ से, और साथ में लैक्रिमेशन हो रही है आँख से। देन बाकी सिस्टमिक एग्जामिनेशन इज़ फ़ाइन। अब आपने उसको स्टार्ट में इंजेक्शन न्यूरोमेट 500 mg IV स्टार्ट लगवा देना है, ठीक है। इमरजेंसी में अगर आप बैठे हैं तो इंजेक्शन न्यूरोमेट 500 mg IV स्टार्ट लगवा दें। उसके बाद डिस्चार्ज में आपने वही टैबलेट रेपिकॉट 5 mg जो है वो देनी है फॉर 15 डेज़, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। फिर टैबलेट न्यूरोमेट आप दे देंगे 500 mg, वो 1 गोली रोज़ाना सुबह 5 दिन के लिए खाएगा, ठीक है। दिन कैप्सूल गूलिंग आप दे देंगे 40 mg में या 20 mg में, जो सुबह शाम खाएगा नाश्ते या खाने से आधा घंटा पहले। देन टीयर प्लस आई ड्रॉप्स दे दें आप, जो दिन में 4 बार 2-2 कतरे जो हैं वो डालने हैं। और साथ में पेशेंट को अपने काउंसिल ये करना है कि मुतासरा आँख पे काला चश्मा लगाएं, च्युइंगम चबाएं, और साथ आप कहेंगे कि सर पर त्यूड़ी चढ़ाने की कोशिश करें और सीटी बजाएं, ठीक है। ये सारे काम करें ताकि आपके फेशियल मसल्स जो हैं वो एक्टिव हों और आप जल्दी ठीक हों।
ठीक है। ये डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं फॉर बेल्स पाल्सी, जिसमें आप पेशेंट से कहेंगे कि आपने ये सारी एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी जो नर्व है वो ठीक हो जाए और आपके फेशियल मसल्स भी ठीक हो जाएं। आपने कहना है, आपने पेशेंट से कहना है कि इस तरह अपने दांत दिखाए, स्माइल करता रहे, साइड टू साइड मूवमेंट करे, माउथ को ओपन करे, देन चीक्स को पफ करे, ठीक है, मतलब हवा भरे मुंह में, ठीक है। देन स्नेयर ऑन वन साइड, लिवेटर एंगुलर ऑरिस के लिए, देन नेक क्रंच, प्लेटिज्मा एंड जॉबिंग, ऑल दीज आर द एक्सरसाइजेज जो पेशेंट ने करनी होती हैं, ठीक है। सो ये आपने पेशेंट को गाइड कर देना है। देन दिस इज़ द फाइनल समरी ऑफ फेशियल नर्व पाल्सी, जिसमें मैंने आपको बताया कि वीकनेस होती है, पैरालिसिस होती है फेशियल मसल्स, क्योंकि फेशियल नर्व यानी क्रेनियल नर्व 7 का डिस्फंक्शन होता है। ये हमारे पास एक साइड या दोनों साइड जो है फेस की उसको अफेक्ट करता है, लेकिन मोस्टली यूनिलैटरल होता है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है कि इसमें डैमेज होता है टू द फेशियल नर्व, जो कि डिस्टरप्ट करता है सिग्नल्स को फ्रॉम द ब्रेन टू द फेशियल मसल्स, जिसकी वजह से लॉस ऑफ मूवमेंट, ड्रूपिंग एंड इम्पेयर्ड एक्सप्रेशन होता है। कॉजेज़ या रिस्क फैक्टर्स क्या है? कोई वायरल इन्फेक्शन लाइक हर्पीज ज़ोस्टर वायरस या वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस का इन्फेक्शन हो गया, उस केस में आपको देखने को मिल सकता है। स्ट्रोक या ब्रेन ट्यूमर के केस में, या हेड या फेशियल ट्रॉमा है, डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है, लाइम डिजीज़ का पेशेंट है, या ऑटो इम्यून कोई डिजीज़ है, उस केस में फेशियल पाल्सी हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है? सडन फेशियल ड्रूपिंग है, यूजली वन साइड की इनएबिलिटी टू क्लोज आई एंड स्माइल, एंड ड्रूलिंग होती है ऑफ सलाइवा, देन लॉस ऑफ टेस्ट होता है ऑन इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, टीयरिंग या ड्राई आइज होती हैं, स्पीच डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन आप करेंगे, पेशेंट का डायग्नोज किस तरह से करेंगे? MRI, CT स्कैन आप सिर्फ तब करवाएंगे अगर आपको सस्पिशन है ऑफ एनी स्ट्रोक या ट्यूमर, तब फिर आप MRI से CT स्कैन करवाएंगे। देन इलेक्ट्रोमायोग्राफी उसी केस में ब्लड टेस्ट, इन्फेक्शन या ऑटोइम्यून डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है कि आपने मेन स्टे जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो आपकी ट्रीटमेंट में होंगे, जिसमें प्रेडनिसोलोन आप देंगे। देन एंटीवायरल्स अगर कोई वायरल कॉज सस्पेक्टेड है। आई केयर में आर्टिफिशियल टीयर्स या आई पैच देंगे पेशेंट को। फिज़िकल थेरेपी देंगे आप फॉर फेशियल मसल्स, एंड सर्जरी जो कि रेयर होती है अगर आपने करनी है तो दैट इज़ बेसिकली फॉर द नर्व रिपेयर या डिकम्प्रेशन करवाने के लिए, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि परमानेंट फेशियल वीकनेस हो सकती है इससे, और आई डैमेज होता है ड्यू टू इनकम्प्लीट क्लोयर, ठीक है। एक्सपोजर केराटाइटिस हो सकता है पेशेंट को, एंड सिंकिनेसिस इनवॉलंटरी मूवमेंट्स यानी हो सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।